अमेरिका की ओर से लगाए गए 25% टैरिफ के चलते जापान की ऑटो इंडस्ट्री पर गहरा संकट है। टोयोटा, निसान, होंडा जैसी कंपनियों के साथ साथ छोटे मझोले सप्लायर्स भी दबाव में हैं। जापान की प्रमुख कंपनियों ने चेतावनी दी है कि इन टैरिफ से उन्हें सालाना लगभग 28 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। सर, कितना बड़ा संकट है अगर मापजोक की जाए तो जापान के ऑटो उद्योग पर? जापान के ऑटो उद्योग के लिए ट्रंप के टैरिफ सबसे बड़ी चुनौती बने। और जापान में चूंकि कई तरीके की समस्याएं इस समय दिख रही हैं, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन में कमी, इस बीच में जापान बड़ा बाजार है, अमेरिका बड़ा बाजार है जापान की ऑटो कंपनियों के लिए, और इसलिए उनकी परिस्थिति में पर खासा दबाव दिख रहा है। डेटा पॉइंट के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जापान के भीतर जापान के ऑटो उद्योग की परिस्थितियां क्या हैं। अप्रैल और मई से जापानी ऑटो पार्ट्स पर करीब 25% टैरिफ लगा दिया गया है। सभी इंपोर्टेड वाहनों पार्ट्स पर 10% टैरिफ है। तैयार वाहनों पर और 600 से ज़्यादा ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ लागू कर दिया है। और इससे जापान ऑटो मेकर्स बुरी तरह हिल गए हैं। माना जा रहा है कि 2025 में अमेरिकी बाजार को आपूर्ति करने में, सप्लाई करने में ऑटो कंपनियों पर 11 बिलियन डॉलर के टैरिफ का असर पड़ेगा। और इसलिए जापानी कंपनियां सरकार से देश की सरकार से बेल आउट पैकेज की मांग कर रही हैं, स्टिमुलस की मांग कर रही हैं। कंपनियों ने अपने यहां छटनी शुरू की है, प्लांट्स को बंद करने की परिस्थिति आ गई है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से अन्य बाजारों का विकल्प ढूंढा जाए। कई बड़ी कंपनियों ने अपने अगले साल के लिए और अगली छमाही के कारोबार के आकलन भी रोक दिए हैं। जी, चलते चलते एक छोटी सी खबर और। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष यानी कि सरप्लस ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। ये अब तक का सबसे बड़ा एनुअल ट्रांसफर है, जो पिछले साल के 2.1 लाख करोड़ रुपए से करीब 27% ज़्यादा है। ये राशि सरकार के बजट अनुमान 2.56 लाख करोड़ से भी अधिक है। इससे सरकार को लगभग 0.2% जीडीपी के बराबर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे। सर, क्या आपको लगता है कितनी राहत की बात है ये सरकार के लिए? सरकार के लिए राहत की बात है। रिजर्व बैंक की कमाई का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल करीब 398 बिलियन डॉलर्स की सेल की, जिससे एक कमाई आई, जिससे अतिरिक्त लाभांश दिया गया। सरकारी सिक्योरिटीज पर भी जो आरबीआई की होल्डिंग्स थी उस पर अच्छा रिटर्न आया है। और विदेशी और घरेलू संपत्तियों पर जो लॉसेस कम हुए हैं, उसने आरबीआई को ये सुविधा दी कि वो सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड दे। हालांकि डिविडेंड उम्मीद ही की जा रही थी करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक का डिविडेंड आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे थे, उससे ये कम है। लेकिन अगर आप माना जाए तो पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा डिविडेंड है। पिछले साल से करीब 27% ज्यादा है, जो चार्ट में आपको डेटा पॉइंट के चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद सरकार के लिए थोड़ी राहत है। सरकार के राजकोषीय घाटे में करीब 0.15 से 0.2% तक की कमी होगी, यानी जीडीपी के 4.2% के आसपास राजकोषीय घाटे को रोकने में यह मदद मिलेगी। और इसके अलावा अन्य खर्चे भी करने की सुविधा मिलेगी। ये टोटल डिविडेंड जो आरबीआई ने सारे बैंकों और आरबीआई से मिलाकर जो लक्ष्य रखा था उससे भी ज्यादा है, यानी आरबीआई ने सबके हिस्से का डिविडेंड सरकार को दे दिया है।